नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के यूनिट 5 में लगे हुए कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मिरथी की भूमिका के ऊपर। हम रश्मिरथी की भूमिका में देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है और परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कौन कौन से कथन महत्वपूर्ण है। मैं आगे बात करूं उसके पहले रश्मिरथी के कुछ परीक्षोपयोगी तथ्यों को हम देख लेते हैं जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे इसका प्रकाशन कब हुआ था? सन 1952 में इसका प्रकाशन हुआ। काव्य रूप के दृष्टिकोण से देखें तो ये खंड काव्य है। रश्मिरथी का सामान्य अर्थ है सूर्य की किरणों पर बैठा सवार। यह कुल 7 सर्गों में बटा हुआ खंड काव्य है। वैसे आप देखेंगे खंड काव्य और महाकाव्य दोनों के लक्षणों को लेकर हमने एक वीडियो बनाई हुई थी कि आखिर अंतर क्या होता है। उसमें सर्गों को लेकर भी चर्चा की गई थी कि जिसमें 5 से अधिक सर्ग हो तो महाकाव्य होता है, उसका एक नायक हो जिसमें वीर रस और शांत रस की प्रधानता हो। ये सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रश्मिरथी में 7 सर्ग हैं, लेकिन इसको काव्य रूप के तौर पर हम खंड काव्य मान रहे हैं क्योंकि इसमें एक खास पात्र के बारे में बताया गया है जिसका नाम है कर्ण। कई बार हम देखते हैं कि रश्मिरथी को इंडिकेट करने के लिए, संकेतित करने के लिए हम कर्ण चरित्र नाम से भी या कर्ण चरित नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो रश्मिरथी का जो मुख्य नायक है वो कौन है? कर्ण है। और कर्ण का जब भी जिक्र हुआ आपके मन में तुरंत महाभारत की कहानी आ गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कर्ण को सूतपुत के नाम से भी जाना जाता है, सूतपुत कर्ण। ठीक है, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर ने कर्ण को आधार बनाते हुए रश्मिरथी जरूर लिखी है, लेकिन रश्मिरथी का जो शाब्दिक अर्थ है जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि सूर्य की किरणों पर बैठा सवार, इसमें 2 शब्द हैं, एक है रश्मि और दूसरा है रथी। आपने देखा होगा आसपास में बहुत लोगों का नाम रश्मि नाम से, तो रश्मि का मतलब है सूर्य की किरण। ये उन विद्यार्थियों को ज्यादा ध्यान में रखना है जिनका नाम रश्मि जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि इंटरव्यू इत्यादि में पूछ लिया जाता है। तो सामान्य रूप से तो हम लोग जान ही रहे हैं कि रश्मि का मतलब किरण, लेकिन खास यहाँ पर बताया गया कि सूर्य की किरण। तो इसी को आधार बनाते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। जब आप किताब को खोलेंगे तो सबसे पहले उन्होंने समर्पित किया है मित्रवर पंडित जनार्दन प्रसाद झा द्विज। इनको इस किताब इन जनार्दन प्रसाद झा को इन्होंने समर्पित किया है। द्विज क्या है? इनकी उपाधि है। पूछ लिया जाता है कि द्विज का पूरा नाम क्या है, तो है जनार्दन प्रसाद झा। दिनकर जी ने उन्हीं को समर्पित किया हुआ है। और आप देखते हैं कि जब भी कोई किसी से ज्यादा प्रेरित होता है तो उसी को समर्पित करता है। यानी जनार्दन प्रसाद झा का योगदान दिनकर के व्यक्तित्व में कहीं न कहीं से जरूर रहा होगा, तो उन्होंने समर्पित कर दिया। अब हम देखते हैं भूमिका में उन्होंने क्या लिखा है। लिखते हैं कि इस सरल सीधे काव्य को भी किसी भूमिका की जरूरत है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर कुछ न लिखूं तो वे पाठक जरा उदास हो जाएंगे जो मूल पुस्तक के पढ़ने में हाथ लगाने से पूर्व किसी न किसी पूर्वाभास की खोज करते हैं। इसके पहले आपने देखा कि नागार्जुन की कविताओं पर हमने बातचीत किया था, लेकिन कहीं भूमिका के बारे में चर्चा नहीं की गई। लेकिन हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने अपने कविता संग्रह की भूमिकाएं लिखी हुई हैं, और कई बार एक्सपर्ट्स उन भूमिकाओं को पढ़ते हैं और सीधे सीधे वहीं से सवाल उठा लेते हैं कथन के तौर पर। तो आपने देखा कि पहले बिंदु से ही पता चल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर भूमिका लिखते हुए कह रहे हैं कि ये जो खंड काव्य है ये बहुत ही सरल और सीधा है, इसकी भूमिका की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इनके सामने वो सभी पाठक हैं जिनके लिए कविता लिख रहे थे, उनके सामने वो मौजूद हैं बिंब के रूप में,
तो उनका ख्याल रखते हुए उन्होंने लिखा कि वे उदास न हो जाएं, इसलिए उनके लिए ये भूमिका लिखी गई है। आगे लिखते हैं, जिसको कि मैंने बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, उसको देख लीजिए कि यूं भी हर चीज का कुछ न कुछ इतिहास होता है और रश्मिरथी नामक यह विनम्र कृति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। यानी रामधारी सिंह दिनकर का मानना है कि हर चीज का कुछ न कुछ इतिहास होता है और रश्मिरथी भी इससे अछूती नहीं है। यानी कि इसमें ऐतिहासिक चेतना को भी ध्यान में रखा गया है और वो ऐतिहासिक चेतना कहां से है? महाभारत कालीन है। आगे लिखते हैं कि बात यह है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही मुझ में यह भाव जगा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल विचारोत्तेजकता ही नहीं, कुछ कथा संवाद और वर्णन का भी महात्म्य हो। यानी एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि रश्मिरथी की रचना कुरुक्षेत्र के बाद है। कोई जरूरी नहीं है कि हर रचना का प्रकाशन वर्ष आप याद करके ही रखें। कुछ चीजें आप कहानियों के माध्यम से भी अपने मन मस्तिष्क में रख सकते हैं। तो यहाँ पर दिनकर जी ने बताया कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही इनके मन में यह भाव जगा कि हमने विचार प्रधान बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, अब कुछ ऐसी कविताएं लिखी जानी चाहिए जिसमें कथा संवाद हो और वर्णन भी हो। तो उसका जो प्रतिफल रहा है वो रश्मिरथी है। इसको पढ़ते वक्त आपके मन में द्विवेदी युग की एक खास प्रवृत्ति आनी चाहिए, इतिवृत्तात्मकता। उसमें भी क्या है? यही कथा संवाद है और वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पर दिनकर को ये लग रहा है कि बहुत सारी उन्होंने रचनाएं विचार प्रधान लिखी, अब कुछ ऐसी रचनाएं होनी चाहिए जिसमें कथा संवाद हो और वर्णन का भी महात्म्य हो। आगे लिखते हैं, स्पष्ट ही यह उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और जिस इतिवृत्तात्मकता की तरफ मैंने संकेत किया, मैथिली शरण गुप्त उस प्रवृत्ति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, जिसमें कि आपने उनकी रचना साकेत और यशोधरा इन दोनों को पढ़ा भी होगा और इनके बारे में सुना भी होगा। तो कह रहे हैं कि ये जो मेरे मन में विचार आया कि ऐसी रचना लिखी जाए जिसमें कथा संवाद और वर्णन भी हो, तो इसका श्रेय इन्होंने दिया है मैथिली शरण गुप्त को। गुप्त जी कहाँ? द्विवेदी युग के, और रामधारी सिंह दिनकर जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के हैं, लेकिन दोनों का जीवन काल लंबा रहा है और एक तरीके से समकालीन इनको देखा जा सकता है। आगे लिखते हैं, इस परंपरा के प्रति मेरे बहुत से सहधर्मियों के भाव क्या भाव हैं इससे मैं अपरिचित नहीं हूं। मुझे यह भी पता है कि जिन देशों अथवा दिशाओं से आज हिंदी काव्य की प्रेरणा पार्सल से मोल या उधार मंगाई जा रही है, वहां कथा काव्य की परंपरा निशेष हो चुकी है और जो काम पहले प्रबंध काव्य करते थे वही काम अब बड़े मजे में उपन्यास कर रहे हैं। ये कथन आपको ध्यान में रखना है। पूछा जा सकता है कि किसका कथन है? कि जो काम पहले प्रबंध काव्य करते थे यानी महाकाव्य करते थे, वही काम अब बड़े मजे में उपन्यास कर रहे हैं। और आपने पढ़ा भी होगा कि उपन्यासों को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा जाता है। ठीक है, रॉल्फ फॉक्स की एक किताब है, पढ़ेंगे तो वहां पर इसका जिक्र मिल जाएगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि रामधारी सिंह दिनकर रश्मिरथी को समर्पित तो किया है जनार्दन प्रसाद झा द्विज को, लेकिन प्रेरणा कहां से उनको मिली है? मैथिली शरण गुप्त से। और उन्होंने बता भी दिया कि जब हिंदी साहित्य में विदेश से या यूरोप से विधाओं को आयात किया जा रहा था, तब हम कथा संवाद को केंद्र में रखते हुए रचना कर रहे हैं। ये एक तरीके से जो रचना प्रक्रिया या रचना कर्म है उसमें मोड़ है। इस कथन को आप ध्यान में रखिए कि जो काम पहले प्रबंध काव्य करते थे वही काम अब बड़े मजे में उपन्यास कर रहे हैं। मान लीजिए यही कथन आ जाएगा तो जो विद्यार्थी इस लेक्चर को सुन रहे होंगे वो बड़े मजे से इसका आंसर दे देंगे, और जो केवल वन लाइनर किताबों को पढ़े होंगे शायद इसका जवाब देने में उनको मुश्किल आ सकती है।
अगर विकल्प में रामचंद्र शुक्ल आ गया तो 99% विद्यार्थी शुक्ल जी को लगा कर आएंगे। बाद में पता चला कि ये तो दिनकर जी ने कहा है। और किसमें कहा है? ये कथन रश्मिरथी से लिया गया, उसकी भूमिका से लिया गया। आगे लिखते हैं, किंतु अन्य बहुत सी बातों की तरह मैं एक इस बात का भी महत्व समझता हूं कि भारतीय जनता के हृदय में प्रबंध काव्य का प्रेम आज भी काफी प्रबल है और वह अच्छे उपन्यासों के साथ साथ ऐसी कविताओं के लिए बहुत ही उत्कंठित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर दिनकर जी को विश्वास है कि भारतीय जनता के हृदय में प्रबंध काव्य का प्रेम पहले भी था और आज भी काफी प्रबल है, और साथ में वह अच्छे उपन्यासों के साथ साथ ऐसी कविताओं के लिए भी बहुत ही उत्कंठित रहती है जिसमें कथा, संवाद हो और वर्णन। ठीक वैसे ही जैसे आप सभी भी उन वीडियोज को ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें किसी के व्यक्तिगत जीवन की कहानी हो, किसी के प्रेरणापरक जीवन की कहानी हो, जिसमें कोई कथा हो। ज्यादातर विचार प्रधान वीडियोज को कम देखने की कोशिश लोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बार बार विधा यूज की जा रही है प्रबंध काव्य और उपन्यास, जैसे मैं बात करूं रामचरितमानस, वो प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है। और अगर गोदान की बात करें तो क्या हो गया? उपन्यास है, लेकिन आधुनिक युग का महाकाव्य है। इसीलिए गोदान को कहा जाता है कि किसान जीवन का महाकाव्य है। तो कुछ बच्चे हैं जो अभी तैयारी में शुरुआती दौर में है, इस तरीके की बातें सुनते हैं कि गोदान किसान जीवन का महाकाव्य है, तो उनके मन में आता है कि वो तो जीवन भर पढ़ते रहे कि गोदान एक उपन्यास है, तो ये महाकाव्य कैसे हो गया। तो अब आपके मन में ये चीज बैठ गई होगी कि प्रबंध काव्य जो पुराने जमाने में महाकाव्य था वही आधुनिक युग में उपन्यास हो गया है। तो इसकी भूमिका को पढ़ते हुए, रश्मिरथी की भूमिका को पढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि दिनकर बार बार प्रबंध काव्य और उपन्यास दोनों की तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि अगर हम इस सात्विक काव्य प्रेम की उपेक्षा कर दें तो मेरी तुच्छ सम्मति में हिंदी कविता के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। परंपरा केवल वही मुख्य नहीं है जिसकी रचना बाहर हो रही है, कुछ वह भी प्रधान है जो हमें अपने पुरखों से विरासत के रूप में मिली है, जो निखिल भूमंडल के साहित्य के बीच हमारे साहित्य की विशेषता है और जिसके भीतर हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ आसानी से मिला सकते हैं। और यहाँ जो जाति शब्द है ये कोई कास्ट से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जब आप रामविलास शर्मा को पढ़ेंगे तो वहां पर इसको राष्ट्र यानी नेशन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। आप चीजों को देखिए, दिनकर जहां एक तरफ प्रबंध काव्य और उपन्यास की बात कर रहे हैं, वहीं विदेशी और देश में रचे जा रहे साहित्यों की तरफ भी उनका ध्यान है। लिखते हैं कि मगर कलाकारों की रुचि आज जो कथा काव्य की ओर नहीं जा रही है उसका भी कारण है, और वह यह कि विशिष्टीकरण की प्रक्रिया में लीन होते होते कविता केवल चित्र, चिंतन और विरल संगीत के धरातल पर जा अटकी है, और जहां भी स्थूलता एवं वर्णन के संकट में फंसने का भय है उस ओर कभी कल्पना जाना नहीं चाहती। इसमें देख रहे हैं कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे चित्र, चिंतन, संगीत, स्थूलता। तो ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये छायावादी कविताओं की तरफ संकेत किया जा रहा है। आगे लिखते हैं कि लेकिन स्थूलता और वर्णन के संकट का मुकाबला किए बिना कथा काव्य लिखने वाले का काम नहीं चल सकता। कथा कहने में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आकर मौजूद हो जाती हैं जिनका वर्णन करना तो जरूरी होता है, मगर वर्णन काव्यात्मकता में व्याघात डाले बिना निभ नहीं सकता। रामचरितमानस, साकेत और कामायनी के कमजोर स्थल इस बात के प्रमाण हैं। विशेषतः कामायनीकार ने शायद इसी प्रकार के संकट से बचने के लिए कथा सूत्र को अत्यंत विरल कर देने की चेष्टा की थी, किंतु यह चेष्टा सर्वत्र सफल नहीं हो सकी। तो आप देख रहे हैं कि रश्मिरथी की भूमिका में रामधारी सिंह दिनकर ने रामचरितमानस, साकेत और कामायनी जैसे महाकाव्यों को भी याद किया हुआ है,
और इनका एक लेख है कामायनी के ऊपर, कामायनी दूषण रहित, ठीक है, गुण रहित, दोष रहित, इस तरीके से एक इनका लेख भी है। तो कामायनी पर इन्होंने काफी विचार किया है, जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध ने किया है वैसे ही रामधारी सिंह दिनकर ने भी किया है। कामायनी गुण रहित दोष रहित, इस तरीके से उसका शीर्षक है। और आगे चलकर आप देखेंगे इनकी एक रचना है उर्वशी, उसको पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर ने भी एक बार फिर से कामायनी लिखने का प्रयास किया है। जब हम उर्वशी पढ़ाएंगे तो और बातें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अब अभी अपने मन में थोड़ा रखिए। आगे लिखते हैं कि आजकल लोग बाजारों से ओट्स जई मंगाकर खाया करते हैं। आंशिक तुलना में यह गीत और मुक्तक का आनंद है। अपने समकालीन परिस्थिति को भी याद करते हुए वो कहते हैं, लिखते हैं कि आजकल लोग बाजारों से ओट्स यानी जई मंगाकर खाया करते हैं। आंशिक तुलना में यह गीत और मुक्तक का आनंद है। इस पंक्ति को भी आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि पूछा जाए। मगर कथा काव्य का आनंद खेतों में देशी पद्धति से जई उपजाने के आनंद के समान है। यानी इस पद्धति से जई के दाने तो मिलते ही हैं, कुछ घास और भूसा भी हाथ आता है, कुछ लहलहाती हुई हरियाली देखने का भी सुख प्राप्त होता है, और हल चलाने में जो मेहनत करनी पड़ती है उसे कुछ तंदुरुस्ती भी बनती है। इन लाइनों को आप देखिए, यहां पर रामधारी सिंह दिनकर का यह कहना है कि रचना कर्म को आयातित करने की जरूरत नहीं है, नकल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें खुद रचने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए, हो सकता है ये उदाहरण बहुत लोगों को पसंद ना आए, जब मैं कहता हूं कि वीडियो देखकर खुद नोट्स बनाइए तो उसका आपको अलग आनंद प्राप्त होगा, और जब आपको कोई नोट्स दे देगा तो उसका आपको अलग तरीके से अनुभव होगा। तो जो खुद रचने में अनुभव होता है वो दूसरे के रचे हुए चीजों से नहीं मिल सकता। यहां पर भी वही बात रामधारी सिंह दिनकर ने कही है कि कथा काव्य का आनंद, ये तुलना कर रहे हैं कि खेतों में देशी पद्धति से जई उपजाने के आनंद के समान है। और इस पद्धति से जहां एक तरफ खाने के लिए दाने मिल जाते हैं, वहीं कुछ घास और भूसा भी मिल जाते हैं, और कुछ लहलहाती हुई हरियाली देखने का भी सुख प्राप्त होता है। यानी कि आप उस रचना प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, और हल चलाने में जो मेहनत करनी पड़ती है उससे क्या होता है, फिटनेस बनता है, आपका स्वास्थ्य भी बनता है, तंदुरुस्ती भी आती है। जब आप हाथ से कलम से लिखेंगे तो आपका जो यहाँ कनेक्शन है वो सीधे दिमाग से जुड़ेगा, और आपको बहुत लगेगा कि आज हमने मेहनत की है। नहीं तो पीडीएफ इत्यादि क्या करेंगे, कहीं इधर डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं उधर डाउनलोड कर रहे हैं, कहीं प्रिंट आउट कर रहे हैं, तो प्रिंट आउट खो जा रहा है और उस पर धूल जम रही है। तो बहुत ज्यादा इसी तरीके से सोचना है, ऐसा आप काम करिए जिससे कि तंदुरुस्ती भी बनी रहे। आगे लिखते हैं दिनकर जी कि फिर भी यह सच है कि कथा काव्य की रचना आदि से अंत तक केवल दाहिने हाथ के भरोसे नहीं की जा सकती। जब मन उबने लगता है और प्रतिभा आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, तब हमारा उपेक्षित बायां हाथ हमारी सहायता को आगे बढ़ता है, मगर बेचारा बायां हाथ तो बायां ही ठहरा। इन पंक्तियों को देखिए, मैंने बोल्ड किया हुआ है, और इस उद्देश्य से किया है कि हो सकता है कि इनको आने वाली परीक्षा में कथन के तौर पर पूछा जाए, ठीक है ना। यहाँ पर दायां और बायां दोनों हाथों की तुलना की गई है। अक्सर माना जाता है कि जो दायां हाथ है वो लिखने का काम करता है और बायां हाथ अन्य कामों के लिए। दायां के अपेक्षा बायां को कमजोर माना जाता है, लेकिन जब भी दायां संकट की स्थिति में होता है तो बायां उसका सहयोग करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अंत में बायां को बायां ही समझा जाता है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है, यही बात कह रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि वह चमत्कार तो क्या दिखलाए, कवि की कठिनाइयों का कुछ पर्दा ही खोल देता है, और इस क्रम में खुलने वाली कमजोरियों को ढकने के लिए कवि का नाना कौशलों से काम लेना पड़ता है। यह तो हुई महाकाव्यों की बात, लिख रहे हैं वही लिख रहे हैं कि यह अभी महाकाव्यों की बात हुई। अगर यहां से शुरू हो रहा है रश्मिरथी के बारे में, जो आपका टॉपिक है, अगर इस रश्मिरथी काव्य को सामने रखा जाए तो मेरे जानते इसका आरंभ ही बाएं हाथ से हुआ है, और आवश्यकता अनुसार अनेक बार
कलम बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं हाथ में आती जाती रही है। यानी कि बहुत आसानी से रश्मिरथी इन्होंने नहीं लिखा है, बल्कि विचारों का आना जाना, कथा संवादों का आना जाना लगा रहा। मतलब दाएं से बाएं, बाएं से दाएं के बीच में इनके विचार दौड़ते रहे। फिर भी खत्म होने पर चीज मुझे अच्छी लगी। विशेषतः मुझे इस बात का संतोष है कि अपने अध्ययन और मनन से मैं कर्ण के चरित्र को जैसा समझ सका हूं वह इस काव्य में ठीक से उतर आया है, और उसके वर्णन के बहाने मैं अपने समय और समाज के विषय में जो कुछ कहना चाहता था उसके अवसर भी मुझे यथास्थान मिल गए हैं। तो देखिए यहाँ पर बात खुलकर सामने आई कि रश्मिरथी लिखने के पहले रामधारी सिंह दिनकर के मन में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे भाव आए, लेकिन उन्होंने जब इसको लिखा तो वो संतुष्ट रहे, और यहां तक संतुष्ट रहे कि जो उन्होंने कर्ण को इस खंड काव्य में दिखाया है, उसके चरित्र को जैसा समझा है उसको एकदम ठीक से उन्होंने हुबहू प्रस्तुत किया है। और केवल कर्ण के चरित्र को नहीं प्रस्तुत किया है, बल्कि अपने समय और समाज से उन्होंने जोड़ने का प्रयास भी किया है जहां भी इनको मौका मिला है। इसीलिए आप देखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर उन हिंदी के चुनिंदे कवियों में है जिनको कि मंचों पर भी स्थान मिलता है। आपने मंचीय भाषणों में कई बार इनकी पंक्तियों को उल्लिखित करते हुए या फिर बोलते हुए लोगों को सुना होगा, क्योंकि ये पंक्तियां समय और समाज दोनों से जुड़ी हुई होती हैं। अब आगे जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस काव्य का आरंभ मैंने यानी कि रामधारी सिंह दिनकर 16 फरवरी सन 1950 ईस्वी को किया था। दिनकर जी लिखते हैं कि इस काव्य का आरंभ मैंने 16 फरवरी सन 1950 ईस्वी को किया था और प्रकाशित कब हुआ? 1952 ईस्वी में। यानी कि लगभग 2 वर्ष लगे इस खंड काव्य को पूरा करने में। तो बदलते हुए पैटर्न में इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है जोड़कर। तो याद कर लीजिए कि 1950 में शुरू किया, 1952 में यह रचना प्रकाशित हो गई। उस समय मुझे केवल इतना ही पता था कि प्रयाग के यशस्वी साहित्यकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे हैं। ठीक है ना? तो जब ये रचना कर रहे थे रामधारी सिंह दिनकर, तो उनको पता था कि मेरे जैसे ही जिस कथा को मैंने आधार बनाया हुआ है उसी कथा पर लक्ष्मी नारायण मिश्र, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, नाटककार के रूप में है, और लक्ष्मी नारायण नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल, इन दोनों के नाटक कई बार परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को कंफ्यूज करते हैं। तो इनको अलग अलग करके आप याद भी किए होंगे और आगे याद करेंगे भी। तो दिनकर जी आप देख रहे हैं कि इस भूमिका में अपने समकालीन कई लेखकों का जिक्र उन्होंने किया है। अब उसमें से एक नाम और जुड़ गया, लक्ष्मी नारायण मिश्र का, जिन्होंने कर्ण को आधार बनाते हुए एक महाकाव्य की रचना उस समय कर रहे थे ये। और आपके मन में आना चाहिए कि क्या ये रचना पूरी हुई, और वो पूरी हुई तो कौन सी रचना है। ठीक है ना? तो जहां तक मैंने खोजने का प्रयास किया तो चक्रव्यूह नाम से इन्होंने एक रचना की हुई है लक्ष्मी नारायण मिश्र, वही कर्ण के जीवन पर आधारित है। आगे लिखते हैं दिनकर जी कि रश्मिरथी के पूरा होते होते हिंदी में कर्ण चरित्र पर कई नूतन और रमणीय काव्य निकल गए। यह युग दलितों और उपेक्षितों के उद्धार का युग है। बहुत पहले अभी इसी लेक्चर में हमने मैथिली शरण गुप्त को याद किया। मैथिली शरण गुप्त न केवल राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि वो ऐसे कवि हैं जिन्होंने दलितों और उपेक्षितों, खासतौर से उपेक्षितों को ध्यान में रखते हुए कुछ रचनाएं की, जिसमें साकेत और यशोधरा दोनों का नाम आपके सामने आ गया होगा। साकेत में जहां उन्होंने उर्मिला को केंद्र में रखते हुए अपनी बात कही, उर्मिला भी रामायण के पात्रों में देखा जाए तो उपेक्षित पात्र के रूप में रही, और यशोधरा भी उसी तरीके की। तो यहाँ पर कर्ण महाभारत में सूतपुत्र के नाम से जाना जाता है। कर्ण की ऐतिहासिक हिस्ट्री आप अच्छे से जानते होंगे कि किसका पुत्र था, क्या था, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो कि पर्दे के पीछे होती हैं। लेकिन कर्ण को तो हम सूतपुत्र के रूप में जानते हैं, और
जैसा कि आप जानते भी हैं कि स्वयंवर हुआ था, तो द्रौपदी ने क्लियर स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि कर्ण क्या है, अछूत है, सूत पुत्र है, तो वो इस प्रतियोगिता में नहीं भाग ले सकता है। तो दिनकर उस युग से, अपने समय और समाज से प्रभावित रहे, जब उस युग में दलितों और उपेक्षितों के उद्धार के लिए कुछ रचनाएं की जा रही थी, तो उनके मन में आया कि क्यों ना हम कर्ण को केंद्र में रखते हुए एक रचना करें जिसका नाम है रश्मि रथी। आगे लिखते हैं कि अतएव यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए जो हजारों वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मूक प्रतीक बनकर खड़ा रहा है। आगे है कि रश्मि रथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है कि ये किसके द्वारा कहा गया है। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सके, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चीरकाल कल्पना होगा। ये जो पंक्तियां हैं किसके द्वारा कही गई हैं? कर्ण के द्वारा, कि मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे। ठीक है, तो ये पंक्तियां आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं कि कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। तो ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं, वाक्य देख रहे हैं, कथन देख रहे हैं, ये कथन कहीं न कहीं कबीर के तरफ भी संकेत कर रहा है। उन्होंने लिखा था, ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न हो। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि अब वो समय धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है कि कोई अपने माता पिता या वंश की देन के कारण प्रसिद्ध होगा, बल्कि अब जो जिसमें सामर्थ्य होगा वो अब आगे बढ़ेगा। तो पंक्तियां तो बहुत प्रेरित करने वाली हैं, लेकिन अभी भी ये पंक्तियां अर्ध सत्य ही नजर आती हैं। फिर भी चीजें क्या है, पहले से बदली हुई है। आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहां तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरह से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है, और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूं। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है। यह उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तैयार हो रहे हैं। जहाजों के इस बड़े बेड़े में मेरी ओर से एक छोटी सी डोंगी ही सही। ये आखिरी पंक्ति आपको ध्यान में रखना है, जो यहाँ पर है। पूछा जा सकता है कि ये किस रचना से इसको लिया गया है या फिर किसका कथन है। और ये बात उन्होंने लिखी, यानी दिनकर ने लिखी मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार का एक जिला है, वहां पर रामनवमी संवत 2009 के ईयर में। ठीक है ना, तो वहां पर यहाँ पर लिखा भी गया है कि कब इन्होंने लिखा है। तो कुल मिलाकर हमने रश्मि रथी की भूमिका को देख लिया कि इसमें क्या क्या रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, किन किन साहित्यकारों को, अपने समकालीन साहित्यकारों को याद किया हुआ है और रश्मि रथी के बारे में लिखा है। नीचे कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, चाहता मैं तो इसको नहीं बताता, लेकिन मुझे लगा कि इसको अगर छोड़ूंगा तो हो सकता है कि आप सभी के साथ अन्याय हो जाए। ये पंक्तियां मान लीजिए सीधे सीधे पूछ ली जाए कि किस सर्ग से ली गई हैं। हमने ऊपर बताया कि 7 सर्गों में रश्मि रथी विभाजित है, तो ये पंक्तियां किन किन सर्गों से है, क्योंकि जो पेपर बनाने वाला होगा वो भी बहुत मेहनत करने का प्रयास नहीं करेगा। वो चाहेगा कि जो चीज सामने सामने मिल रही है उसी को प्रश्न के रूप में बना दिया जाए। तो हम क्यों इस चीज को छोड़ें, तो देख लेते हैं। चतुर्थ सर्ग से ये पंक्तियां ली गई हैं। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। ये पंक्तियां कहां से ली गई?
रश्मिरथी चतुर्थ सर्ग से। यहाँ पर श्री कृष्ण वचन यानी कि रश्मिरथी में श्री कृष्ण भी है। ब्राह्मण्य सत्यवादी च तपस्वी नियत व्रतः रिपुस्वपि दयावान च तस्मात् कर्णो वृष स्मृत। ये किसका हो गया? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण का वचन एक नीचे भी दिया गया है। बहुनात्र किमुक्तेन संक्षेपात श्रेणु पांडव तत्वसम तत्व विशिष्ट वा कर्णमन्ये महारथम। तो ये वचन कृष्ण के हो गए। और 7वां सर्ग से पंक्ति यहाँ पर उठाई गई है कि क्रिया का दलित तारक का हृदय का निष्कपट पावन समुद्धारक त्रिया बड़ा बेजोर दानी था सदय था युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। सदय था युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। तो ये पंक्ति कहां से ली गई? 7वें सर्ग से। कुल मिलाकर रश्मिरथी में 7 सर्ग हैं और उन 7 सर्गों का यहाँ पर दिया हुआ है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इसके पात्रों के बारे में हमने बात नहीं की। तो जैसे ही कविता शुरू होगी तो पात्रों का परिचय भी होगा और बाकी ढेर सारी बातें होंगी। तो हमने सोचा कि पहले आप सभी का परिचय भूमिका से करवाया जाए, उसमें आए हुए महत्वपूर्ण कथनों से करवाया जाए, जिससे कि आप मानसिक रूप से तैयार हो जाएं रश्मिरथी पढ़ने के लिए। ठीक है ना? तो हम इस पर बात करेंगे और आप सभी लगातार अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।